देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या है ना, फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस का कांटेक्ट में लगने वाला फोर्स है। दो सरफेस एक दूसरे का कांटेक्ट में जब आता है तो दोनों के बीच, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है और ये है, ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, ये सरफेस लेस फ्री है ना, सरफेस नहीं है, इसमें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लगता है हमारा, ध्यान से देखना नहीं तो इन्हीं को प्रॉब्लम होता है। ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है यहाँ पे, इस कांटेक्ट फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, एफसी कांटेक्ट फोर्स, अगर हमारा सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं है तो उस केसेस में ये हमारा कांटेक्ट फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, अलग अलग होता है, अलग अलग सिचुएशंस पर अलग अलग होता है। और अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है, कहते हैं ना कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस है तो किसी भी कंडीशन में कांटेक्ट फोर्स जो होगा वो सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, है ना। यानी कि जो भी कांटेक्ट फोर्स लग रहा है ये दोनों के बीच में, इस सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। ये लगाएगा इस पर और ये लगाएगा इस पर। ये फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर हर सिचुएशन में जो कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, है ना। इस फोर्स का जनरली नाम है नॉर्मल कांटेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर हमारा सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शन है सरफेस में, तो उस केसेस में हमारा जो कांटेक्ट फोर्स है उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, अलग अलग सिचुएशंस में डिपेंड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए, है ना, उस केसेस में क्या होता है, सो जरा देखो कि मान लो कि यहाँ कुछ फिर है ना, ये सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस नहीं है, इसमें फ्रिक्शनल सरफेस है ये, तो अगर हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाए हैं, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगाए हैं, एकदम रेस्ट में रखा हुआ है, तो उस केसेस में इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो कांटेक्ट फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा। यानी नीचे का जो सरफेस है ब्लॉक पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपवर्ड इधर। ठीक है, ये तब जब कोई फोर्स हम नहीं लगाए हैं। अब अगर हम इस पर फोर्स लगा दें, हल्का सा फोर्स लगा देते, थोड़ा सा कुछ फोर्स लगा दिए, तो इसी कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा थोड़ा इधर हो जाएगा। और कुछ ही लगा दें, ये हो जाएगा। और अगर हम इधर से फोर्स लगाते, इस साइड से, अगर इधर से फोर्स ना लगा करके हम इधर से लगाते तो ये हो जाता, ये फोर्स हो जाता, और मैं बढ़ा देते फोर्स का वैल्यू, ये हो जाता। यानी कि देख रहे हो, जो कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन है
वो सिर्फ सरफेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, सरफेस ब्लॉक का सिचुएशंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इस कांटेक्ट फोर्स का मान लो कि ये हमारा देखें और इस पर हम फोर्स लगा दिए, ठीक है। तब कांटेक्ट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। फ्रिक्शनल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन इधर फोर्स लगा दिए तो इस डायरेक्शन में होगा। इसका एक कंपोनेंट ये मान लो थीटा है, तो एफ सी कॉस थीटा होगा इधर, और इधर होगा एफ सी साइन थीटा। इसी एफ सी साइन थीटा को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स वह कांटेक्ट फोर्स का वह कंपोनेंट है जो सरफेस का पैरेलल में लगता है, सरफेस का पैरेलल में, एंटी पैरेलल फोर्स अगर इधर लगा दें है ना, इधर लग रहा है फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट कहते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया बात? यानी अगर हम फ्रिक्शनल सरफेस का बात करें तो फ्रिक्शनल सरफेस में जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो सरफेस का परपेंडिकुलर या किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग आएगा, ठीक है। ये फोर्स लगता क्यों है? तो एक्चुअली में फ्रिक्शनल फोर्स तब लगता है जब दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन, एक दूसरे पर स्लिपिंग करने का टेंडेंसी हो, तब लगता है ये फोर्स। जैसे एग्जांपल के लिए लो, देखो कि मान लो ये सरफेस है, ये ब्लॉक है और इस सरफेस पर रखा हुआ है, ये इसका ना इसमें कुछ फ्रिक्शन है। तो अभी किसी तरह का कोई फोर्स अगर नहीं हम लगाए हैं तो ये ब्लॉक तो रेस्ट में है, इस ब्लॉक को स्लिप करने का टेंडेंसी है क्या? नहीं, रेस्ट में पड़ा हुआ। तो अभी जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो सरफेस का परपेंडिकुलर, ये अगर है ना, ये बनाएंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा आएगा, है ना, ये सरफेस का परपेंडिकुलर, इसी को है ना ये कांटेक्ट फोर्स होगा और यही हो जाएगा हमारा नॉर्मल कांटेक्ट। लेकिन अब का सिचुएशन देखो, अब जो है हम इस पर एक फोर्स लगा दिए, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसको मूव करने का टेंडेंसी आ गया है, सरफेस पर हल्का सा फोर्स लगाए हैं तो टेंडेंसी आ गया, और टेंडेंसी आने से क्या होगा कि जो कांटेक्ट फोर्स अभी नॉर्मल लग रहा था ये कांटेक्ट फोर्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर फोर्स लगा दिए हम बढ़ा करके
तो अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। इस तरह से एक ऐसा समय आएगा कि अब जो है सो उससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा ये एंगल, ठीक है। ये एंगल अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसी का एक कंपोनेंट जब हम इधर लेंगे उसको फ्रिक्शन कहेंगे और इसको नॉर्मल कांटेक्ट कहेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन स्लाइडिंग टेंडेंसी के ऊपर होता है। अब क्या होगा, अब जो है सो अगर फोर्स लगा दिए तो ज्यादा फोर्स अगर लगा दिए तो क्या होगा, मूव करने लगेगा आगे, ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मोशन से यानी कि स्लिपिंग से कौन रोक रहा था, फ्रिक्शन, है ना। ये स्लाइड इस पर नहीं करे, इसको रोकने वाला कौन था, फ्रिक्शन। हम नहीं लगाए फोर्स तो फ्रिक्शन भी नहीं लगा। हम अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगा दिए उसी पर। हम 2 न्यूटन लगाए, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन लगा दिया अपोजिट में उसी ब्लॉक पर, सेम ब्लॉक पर, है ना। वो फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक लगा सकता है, लगाता है, उसके बाद उसका कैपेसिटी खत्म हो जाता है। यानी कि फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फोर्स लगाता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो कितना लगाता है, एफ मैक्सिमम इक्वल टू म्यू इंटू एन, जहां म्यू क्या है, ठीक है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, इसको लिमिटिंग भी बोला जाता है, लिमिटिंग वैल्यू, वो फ्रिक्शन सरफेस पर डिपेंड करता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस पर, और दोनों के बीच लगने वाला नॉर्मल कांटेक्ट पर, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पे। अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू ये है ना। इसका क्या मीनिंग है, सो जरा देखो, इस मैक्सिमम का मीनिंग क्या है कि हम, तो देखो एग्जांपल के लिए मान लो कि एक सरफेस है, एक ब्लॉक है, यहाँ म्यू का वैल्यू 0.8 है, और ले लो ये 12 kg ले लो, 12 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इस पर हम एक फोर्स लगा दिए हैं, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, ठीक है। ये क्या होगा, ये मोशन करेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं मोशन करेगा। तो क्या देखते हैं हम लोग पहले देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू कितना होगा, mg 120 है ना, 120 mg। यहाँ नॉर्मल कांटेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एन इधर mg इधर, है ना। इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं, इसलिए n माइनस एम जी इक्वल टू 0, इसलिए n इक्वल टू एम जी। अलग अलग सिचुएशन में नॉर्मल कांटेक्ट अलग अलग होगा, यहाँ इक्वल टू एम जी है ना। यानी दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला, तो ये हो गया तुम्हारा जाकर 0.8 और इंटू 120, ये हो गया कितना हो गया, 96 न्यूटन। यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम 96 न्यूटन लगा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगाएगा। तो कब लगाएगा और कैसे लगाएगा, इसी चीज को हम लोग देखेंगे। जैसे सपोज करो कि अभी हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाए हैं, ठीक है, ये ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा कि चलेगा, रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं, फ्रिक्शन अभी क्या है, 0। इस केसेस में फ्रिक्शन का वैल्यू 0 केस 1 नंबर, ठीक है। फ्रिक्शन 0 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तब लगाता है जब उसको जरूरत होता है। और जरूरत किस लिए होता है,
वो रिलेटिव वेलोसिटी को है ना जीरो करने का प्रयास करता है। वो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी को कम करता है फ्रिक्शन। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको कम करेगा, है ना, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर कम है तो उसको ज्यादा करेगा, ये है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का अगेंस्ट में फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यहां पर अगर अब हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए तो ये तो मूव करने का टेंडेंसी में आ गया, ये स्लाइडिंग करेगा, स्लाइडिंग करना चाहेगा। फ्रिक्शन नहीं रहे तो ये आगे बढ़ जाता। यहां पर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये इस पर स्लाइड नहीं करे। तो स्लाइड नहीं करने के लिए क्या करेगा, इसी ब्लॉक पर अगर तुम 10 kg का फोर्स लगाए हो तो फ्रिक्शन यहाँ, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हो तो फ्रिक्शन यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगा देगा। अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स हो गया 0। अब इसका एक्सीलरेशन 0, यानी उसको 10 न्यूटन का ही रिक्वायरमेंट था फ्रिक्शन को, तो वो 10 ही न्यूटन लगाया, है ना। वो लगा कितना सकता है, 96 न्यूटन तक लगा सकता है। अब अगर हम यहाँ फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन कर दें तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, है ना। यहाँ हम अगर 20 न्यूटन लगा दे तब फ्रिक्शन हो जाएगा 20 न्यूटन। फिर अभी भी इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। इस तरह से अगर हम 96 न्यूटन लगा दें जो मैक्सिमम वैल्यू है तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा, हम लगा दिए 96 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 96 न्यूटन लगाएगा। अभी भी इसका एक्सीलरेशन 0 होगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स पर क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही अगर हम सपोज करो कि हम लगा देते हैं 96 से 97 न्यूटन, मतलब 96 से बड़ा, है ना, 97 न्यूटन, है ना, 97 न्यूटन लगा देते हैं, तब क्या सिचुएशन होगा, हम लगा दिए इस ब्लॉक पर 97 न्यूटन। यहां पर अब फ्रिक्शन जो है सो मैक्सिमम 96 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगा सकता है। तो अब क्या होगा, ब्लॉक मूव कर जाएगा, है ना। अब 97 माइनस 96 1 न्यूटन, रिजल्टेंट 1 न्यूटन आया और उस 1 न्यूटन से ये आगे एक्सीलरेट हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स इसी तरह से बिहेव करता है। फ्रिक्शन जितना जरूरत होगा उतना ही फ्रिक्शन लगाएगा। फ्रिक्शन का मेन काम है रिलेटिव मोशन का अपोज करना, मोशन का अपोज करना नहीं बल्कि रिलेटिव मोशन का अपोज करना। रिलेटिव वेलोसिटी का अगेंस्ट में फ्रिक्शन लगता है। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है, अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि इस केसेस में देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, किधर लग रहा है फ्रिक्शन, किस पर लग रहा है फ्रिक्शन, है ना। तो यहां पर देखो इसी ब्लॉक पर जब हम 97 न्यूटन लगाएंगे तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ, अगर इसको हम ए कहें तो वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, है ना, का डायरेक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की तरफ होगा। आगे की तरफ होगा। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, लग भी रहा है, ठीक है। ये लगा कौन रहा है, सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस इस ब्लॉक पर लगा रहा है फ्रिक्शन पर पीछे की तरफ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, ये ब्लॉक भी उस सरफेस पर
फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा किस सरफेस पर, तो ये जो नीचे वाला जो सरफेस है ब्लॉक पे लगाएगा आगे है ना, की ये ब्लॉक पर पीछे की ये है ना, ये जो ब्लॉक है हमारा ये ओर। है ना, ये ब्लॉक पर सरफेस लगा रहा है पीछे की ओर, क्योंकि इसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के अगेंस्ट में लगता है, अपोजिट लगता है फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड है, तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा, पीछे। और इस सरफेस को देखो, इस सरफेस पर भी फ्रिक्शन लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, जब ये फ्रिक्शन इस पर, इस ए ब्लॉक पर कौन लगा रहा है, ये सरफेस, तो सरफेस पर भी ये ब्लॉक लगाएगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, आगे की ओर। क्यों होगा, कैसे देखो, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम सरफेस का वेलोसिटी का बात करें विथ रिस्पेक्ट टू है ना, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो बैकवर्ड होगा, पीछे की तरफ होगा, ये देखो है ना, ये ऊपर का हमारा हाथ देखो, ये जब आगे जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी डायरेक्शन फॉरवर्ड, हाँ लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी डायरेक्शन बैकवर्ड। बैकवर्ड। है ना, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन कर रहा है, यानी कि इस पर जो सरफेस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये सरफेस जब ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगा रहा है तब ब्लॉक भी सरफेस पर लगाएगा फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट होगा, इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन बैकवर्ड है, तो इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड। ये हमारा फ्रिक्शन का फोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि किसी भी फ्रिक्शनल सरफेस पर के कांटेक्ट में कोई बॉडी रहता है, फ्रिक्शनल सरफेस के कांटेक्ट में जब कोई बॉडी रहता है तब रिलेटिव, दोनों का रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन, तब फ्रिक्शन का फोर्स जनरेट होता है, और जितना जरूरत होगा उतना ही लगाएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए और देखो, एक क्वेश्चन देखो, ये है और एक ब्लॉक है, ये यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, नीचे वाला सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, यहाँ पर म्यू का वैल्यू ले लो, मान लो 0.3 ले लो, ठीक है, यहाँ से हम एक फोर्स लगा दिए इस पर, मान लो है ना, सपोज करो, ले लेते हैं इसको, ये हो गया ये हो गया 2, ठीक है, 3 kg 2 kg, ठीक है, अब इस पर हम लगा देते हैं फोर्स, सपोज करो 100 न्यूटन का, ठीक है, 3 kg का है ये, ये 2 kg का है। अब जो है हम तो 3 kg पर फोर्स लगाए हैं, तो 3 kg वाला आगे जाएगा, लेकिन 2 kg वाला क्या होगा, उसी पर रखा हुआ है, तो 2 kg का ब्लॉक इसी पर रखा हुआ है, तो दो सिचुएशन हो सकता है कि दोनों साथ साथ चले, ऐसा भी हो सकता है दोनों साथ चले, है ना, या फिर ये आगे चल जाए, ये पीछे गिर जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा जो ब्लॉक है, ये यहाँ फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये जो है ना फ्रिक्शन लेस सरफेस, हमारा जो ब्लॉक है ए, इस पर तो हम फोर्स लगाए हैं 100 न्यूटन का, है ना, जो कि 3 kg का, इसको ले जाने के लिए, है ना, मोशन में लाने के लिए हमारा फोर्स है, लेकिन इसको मोशन में लाने के लिए किसका, कौन सा फोर्स लगेगा, इसको मोशन में लाने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ देखो 3 बड़ी डायग्राम से देखो जरा, ये बी ब्लॉक है,
तो एक्चुअली में जब हम फोर्स लगाएंगे नीचे तो ये वाला ब्लॉक इसके आगे, जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में जो ए होगा वो आगे की तरफ कि जाएगा। ये आगे की तरफ जाना चाहेगा, है ना, हम्म, ये आगे तरफ जाना चाहेगा तो इस पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। कौन लगाएगा? बी लगाएगा ए पर, ए पे लगेगा, तो ए भी क्या करेगा? बी बी पर लगाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ से। उसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका, ठीक है? मतलब बी पर कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन लगेगा। फोर्स बी लगेगा। को आगे ले जाने के लिए कौन है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ना। ए को आगे ले जाने के लिए हमारा 100 न्यूटन था, लेकिन बी को सिर्फ आगे कौन ले जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन। तो बी ब्लॉक को जब फ्रिक्शन आगे ले जाएगा, अब फ्रिक्शन का फोर्स मैक्सिमम होता है ना, एक लिमिटिंग होता है, तो वो तो जितना मैक्सिमम होगा उतना ही, उस मैक्सिमम वैल्यू से जितना एक्सीलरेशन डेवलप होगा उतना ही एक्सीलरेशन डेवलप होगा, उससे ज्यादा उसमें डेवलप नहीं होगा। हम इस पर कितना हाई फोर्स लगा देंगे? ए पर हाई फोर्स जब लगेगा तो ए का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। 100 से 200 कर दिए, 1000 न्यूटन कर दिए, तो इसका एक्सीलरेशन अधिक होगा, लेकिन इसका एक्सीलरेशन तो सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, ठीक है। तो इसमें तो हाई एक्सीलरेशन डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन कम एक्सीलरेशन डेवलप हो सकता है। तो अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो इसमें भी कम एक्सीलरेशन होगा, इसमें भी कम एक्सीलरेशन होगा। उस केसेस में मान लो कि साथ साथ चलेगा, तो हम लोग क्या टेस्ट करेंगे? पहले कि ये मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है, और दोनों साथ साथ चल रहा है तो दोनों बॉडी को एक बॉडी माना जा सकता है कॉमन एक्सीलरेशन निकालने के लिए। तो कॉमन एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये बराबर फोर्स टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, और डिवाइडेड बाई टोटल मास 3 kg और 2 kg 5 kg, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब चेक करेंगे हम लोग कि चलो ए तो ठीक है, चल रहा होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन बी का क्या सिचुएशन है? बी को आगे ले जाने के लिए कौन था? सिर्फ फ्रिक्शन। अगर बी जो है हमारा 2 kg का ब्लॉक अगर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से चलेगा तो उस पर कितना फोर्स लगना चाहिए था जी? 100 है ना, 2 kg का ब्लॉक है हाँ, और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से चलना चाहे, अगर चल है ना, चल रहा हो 40 मीटर, तो कितना फोर्स लगना चाहिए? 40 40 न्यूटन। यानी कि फोर्स जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए, इसको एक्सीलरेट होने के लिए, इस एक्सीलरेशन से, यानी कॉमन एक्सीलरेशन से, वो हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन, यानी कि 40 न्यूटन। न्यूटन। ठीक है। तो फ्रिक्शन, इसका मतलब यहाँ जो फ्रिक्शन इसको आगे ले जा रहा है उसका वैल्यू 40 न्यूटन होना चाहिए। होना चाहिए। तब चेक करते हैं हम कि फ्रिक्शन उतना है कि नहीं है। तो फ्रिक्शन को चेक करने के लिए लिमिटिंग मैक्सिमम कितना लग सकता है? वो म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू 0.3 और एन का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 20, 6 न्यूटन, मात्र 6 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन अधिक से अधिक 6 न्यूटन लगा सकता है ना। और इतना एक्सीलरेशन होने के लिए 40 न्यूटन का जरूरत है ना। तो इसका मतलब है कि दोनों साथ साथ नहीं चलेगा, क्योंकि इसको बी को ले जाने के लिए सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है आगे ले जाने के लिए, और वो फ्रिक्शन फोर्स अधिक से अधिक 6 न्यूटन लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। लेकिन जो हम मान के चले हैं कि साथ साथ चल रहा है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलेगा, तो उस केसेस में तो 40 न्यूटन लगना चाहिए था यहाँ, और ये अवेलेबल है ही नहीं।
तो इसका मतलब दोनों साथ साथ नहीं नहीं चल रहा है। तो दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे पर स्लाइड कर रहा है। स्लाइड कर रहा है ना। जब स्लाइडिंग हो रहा है दोनों एक दूसरे पर, यानी कि दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट है। डिफरेंट है। और जब स्लाइडिंग होता है, जब एक दूसरे पर स्लाइड करता है, तो उस केसेस में जो फ्रिक्शन लगता है वो मैक्सिमम ही लगता है। फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेकर के म्यू एन तक है ना, 0 से लेकर के म्यू म्यू एन एन तक लगता कुछ है। भी लग सकता है। फ्रिक्शन का वैल्यू 0 टू म्यू एन कुछ भी लग सकता है। जरूरत होगा तो 0 नहीं लगेगा, जरूरत होगा 1 न्यूटन का तो कम ही लगेगा, लेकिन वो मैक्सिमम म्यू इंटू एन तक लगेगा, है ना। और जब स्लाइडिंग होने लगेगा दो सरफेस के बीच में, तो उस केसेस में मैक्सिमम ही लगता है ना। जब स्लाइड करने लगता है तो मैक्सिमम लगता है, उस केस में मैक्सिमम लगता है, वो म्यू इंटू एन लगता है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि स्लाइडिंग कर रहा है, डिफरेंट एक्सीलरेशन है दोनों का, है ना। तब हम कहेंगे, तब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना, कि कितना। अब इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक का ए पर 100 न्यूटन लगा दिए, अब फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम यहाँ लग रहा है, 6 न्यूटन। तो 100 माइनस 6 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ से आ गया 3a इक्वल टू कितना हो गया, 94। ए इक्वल टू 94 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जितना आ जाए, है ना। 30 से ऊपर है इसका एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो बी का एक्सीलरेशन जो होगा, यानी 2 kg का ब्लॉक का, इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, वो भी मैक्सिमम कितना लग रहा है, 6 न्यूटन। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स अपॉन मास 3 मीटर पर स्क्वायर। 3 मीटर पर पर सेकंड सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, है ना। यहाँ पर सिर्फ यही देखना है ना, यही टेस्ट करना रहता है कि दोनों साथ साथ चल रहा है कि नहीं। अगर दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है, इसका मतलब दोनों डिफरेंट स्लाइडिंग करके चल रहा है। और स्लाइडिंग का केसेस में जब एक सरफेस दूसरे पर स्लाइड करे, तो उस केसेस में दोनों सरफेस में जो लगने वाला फ्रिक्शन होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम ही होता है। और मैक्सिमम निकालने के लिए म्यू इंटू नॉर्मल कॉन्टेक्ट, वहां का नॉर्मल कॉन्टेक्ट जितना लग रहा हो, म्यू इंटू एन, है ना। और वो म्यू इंटू एन एक वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यही सिचुएशन है यहाँ पे कि बी ब्लॉक को एक्सेलरेट करने के लिए मात्र एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटेड है, लिमिटिंग है, वो एक खास लिमिट तक ही लग सकता है, मतलब एक खास एक लिमिट तक ही उसका एक्सेलरेशन डेवलप हो सकता है ना, एक्सेलरेट मतलब बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं कर सकता। जैसे इस केसेस में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये हम लोग पहले टेस्ट करते हैं कि दोनों साथ साथ चल रहा है कि नहीं। चलने के लिए अगर फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ा देते तो चल सकता था। फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर अगर बढ़ जाता तो साथ साथ चल सकता था, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम म्यू का वैल्यू 0.8 कर दें और इसको घटा के सपोज करो 20 न्यूटन कर दें, 20 न्यूटन, ठीक है। तो उस केसेस में सिचुएशन क्या हो जाएगा, उस केसेस में देखो, अब देखो ये ऐसा सिचुएशन अगर रहेगा, तो ऐसा सिचुएशन में चलो हम लोग देखते हैं। ऐसा सिचुएशन 20 न्यूटन मात्र लगाए हैं, तो यहाँ एक्सेलरेशन मान लो कॉमन दोनों साथ साथ चल रहा है, ये 2 kg का, ये 3 kg का। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल फार्मूला F/m, है ना। F है 20 न्यूटन और मास, टोटल मास 5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इस ब्लॉक पर सिर्फ एक ही फोर्स आगे जा रहा है, ए पर, ए बी पर। फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन मैक्सिमम कितना होगा, 0.8, और एन का वैल्यू 20 यानी कि 16 न्यूटन, ठीक है। तो इस ये कितना केजी का है, 2 kg का।
तो इस पर मैक्सिमम कितना है ना, मतलब कि कह सकते हैं फ्रिक्शन इसमें कितना एक्सीलरेशन डेवलप कर सकता है अधिक से अधिक, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन 16 है और 2 kg का है, तो 8 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम्म, और चलना कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉमन में 4 4 मीटर पर पर सेकंड सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साथ साथ चलेगा। यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है, फ्रिक्शन इतना अवेलेबल है कि वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक का एक्सीलरेशन पैदा कर सकता है इस बी ब्लॉक में, है ना। और साथ चलने के लिए हमको कितना एक्सीलरेशन से चलना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये दोनों साथ साथ चलेगा, और साथ साथ जब चलेगा तो दोनों के बीच स्लाइडिंग नहीं होगा, तो उस केसेस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो मास इनटू एक्सीलरेशन यानी कि 8 न्यूटन लगेगा। यानी हमारा जो अभी का सिचुएशन में यहाँ पर जो इस ब्लॉक पर लग रहा है फ्रिक्शन, वो कितना लग रहा है 8 न्यूटन। न्यूटन। अब कितना लगा सकता था 16 न्यूटन। 16 कितना लगा सकता था 16 16 न्यूटन, है ना, 16 न्यूटन लगा सकता था। तब 0 से लेकर के 16 न्यूटन तक कुछ भी लगा सकता था। यहाँ पर उसको कितना का जरूरत है 8 न्यूटन का। क्यों, दोनों साथ साथ चलना है। क्यों साथ साथ चलना चाहता है, रिलेटिव मोशन नहीं हो, दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं हो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या करता है 0। यानी कि फ्रिक्शन का काम ही है रिलेटिव वेलोसिटी का अगेंस्ट करना, रिलेटिव वेलोसिटी को 0 करना। तो इसको है ना, इस ब्लॉक को इस सिस्टम में, है ना, इस ब्लॉक पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये आगे मूव करना चाहता है, आगे जाना चाहेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये जो है सो इस पर फोर्स लगा के इसको क्या करेगा, पीछे करेगा, है ना। और ये तब ये इस पर फोर्स लगाएगा, आगे होगा। तो दोनों साथ साथ चलने के लिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रिक्शन का फोर्स है ना। फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज नहीं बल्कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये बात हमेशा याद रखना। और दूसरा बात, फ्रिक्शन फोर्स 0 से लेकर के मैक्सिमम तक कुछ भी लग सकता है ना। डिफरेंट सिचुएशंस में अलग हो सकता है। फ्रिक्शन रहे लगेगा भी नहीं, फ्रिक्शन रहते हुए भी नहीं लगेगा, 0 होगा। क्योंकि जरूरत होगा तभी फ्रिक्शन लगेगा, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दूसरी बात है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता है 0 से लेकर के मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन होता है। उससे ज्यादा फ्रिक्शन का फोर्स डेवलप नहीं होगा सरफेस में, है ना। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हर बार इसीलिए चेक किया जाता है कि हम तो फिर फोर्स कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ जो फ्रिक्शन, जो अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन जो दिया हुआ है वो फ्रिक्शन एक लिमिटेड तक वैल्यू तक फोर्स लगाता है, एक लिमिट तक फोर्स लगा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकता, है ना। जैसे कोई फ्रिक्शनल सरफेस पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे मोशन कराने के लिए अगर फ्रिक्शन है तो जितना मैक्सिमम लगा सकता है उतना लगाएगा, उतना एक्सीलरेशन डेवलप करवाएगा। और एक्सीलरेशन v स्क्वायर अपॉन r जब होता है ना, तो v का वैल्यू बढ़ा देगा, एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो उतना एक्सीलरेशन नहीं दे पाएगा, तो उस केसेस में क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा बाहर तक, r का वैल्यू बढ़ जाएगा, बाहर स्लाइड हो जाएगा। तो फ्रिक्शन, जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि सिचुएशन क्या है। डिफरेंट सिचुएशन पर फ्रिक्शन का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। और फाइनली फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स ही है, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है सरफेस का पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कांटेक्ट फोर्स का सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में जो फोर्स
कंपोनेंट होगा, उसी कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कहते हैं। और इस फ्रिक्शन डिपेंड करता है ना, सिचुएशन के ऊपर। फ्रिक्शन का फोर्स कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, इतना हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जब लगेगा तो 0 से मैक्सिमम के बीच कुछ भी लग सकता है। दूसरा, अगर ये कंफर्म हो जाए कि दो सरफेस स्लाइड कर रहा है एक दूसरे पर, तो उस केसेस में फ्रिक्शन मैक्सिमम ही लगता है। यानी 0 से मैक्सिमम के बीच में जो कह रहे हैं ना, वो कॉमन से जब चलेगा, जब स्लाइडिंग नहीं होगा, जब रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, तब 0 से मैक्सिमम के बीच कुछ भी लगेगा। लेकिन जहां एक दूसरे पर स्लाइड है ना करेगा, तो उस केसेस में फ्रिक्शन का फोर्स मैक्सिमम ही लगेगा। तो उस केसेस का फ्रिक्शन फोर्स निकालना बहुत आसान है, म्यू इंटू एन। जब स्लाइडिंग करने लगे एक सरफेस दूसरे सरफेस पर, तब फ्रिक्शन निकालना बहुत आसान, म्यू इंटू एन। लेकिन जब स्लाइड नहीं हो, तब उस केसेस में 0 से म्यू एन के बीच कुछ भी लगेगा। उस सिचुएशन को, क्वेश्चन को हल करने पर पता चलेगा। ठीक है, आज इतना ही रखो।